वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज कई दिनों के बाद मैं वापस एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस चलती रही थी और जो इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बाद जो टॉपिक ऑफलाइन क्लास में था उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया, लेकिन आज कोशिश है कि जो अगला टॉपिक है उसको मैं रिकॉर्ड करके आपके सबके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, ताकि इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप अपने क्लैरिफाई कर सकें। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हमने इस चैप्टर को लुईस सिंबल्स, लुईस स्ट्रक्चर्स से पढ़ना शुरू किया था। तब से आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें शेयरिंग होती है और शेयरिंग से एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर हमने उसके बाद ढेर सारे और भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे और बॉन्ड के पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने VSEPR थ्योरी में भी देखा कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं। वो रेगुलर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर आ जाता है, एक या इससे अधिक लोन पेयर आ जाता है, तो रेगुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स भी सामने आ जाते हैं। ज्योमेट्रीज जो हमने पढ़ी है, लीनियर ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये सारी ज्योमेट्रीज हम VSEPR थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने ऑफलाइन में बताया हुआ है, ऑनलाइन में मैंने नहीं बताया हुआ है। तो उस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, जो लुईस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसमें हमें ये बताया गया था कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ था कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। एटम्स कंबाइन जब होते हैं तो उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जब होती है तो उनके शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है। हम लोग इस वजह की तफ्तीश करेंगे इस वीडियो में, इस वजह का पता लगाएंगे। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एटम्स जब करीब आते हैं तो उनके करीब आने पर वो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, कहने का मतलब उनमें बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपकी बुक में, आपके कोर्स में ये एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए किताब में जितना दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप ये समझ जाएं कि एटम्स के नजदीक आने पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। और यदि कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, बनता है, आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, आप वो चीज पढ़ोगे इस थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज द नेम सजेस्ट्स, वैलेंस मतलब द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ओके, बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड मींस द बॉन्ड व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है वो बॉन्ड किसके बीच बनेगा, ये बॉन्ड एटम्स के बीच बनेगा। और कैसे बनेगा एटम्स के बीच, जब उन एटम्स में मौजूद जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग से बनेगा। आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपने पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स होते हैं, s ऑर्बिटल होती है ना, p ऑर्बिटल होती है, राइट, d ऑर्बिटल होती है, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आप ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हो। मैं इस थ्योरी में आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर एटम्स, जैसा कि आपकी किताब में, इस टॉपिक की एक लिमिटेशन है इस बुक में, इस टॉपिक का मैथमेटिकल एप्लीकेशन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, लेकिन आपकी बुक में ये सिर्फ उतना ही सीमित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और जो आप बताने जा रहे हो उसको आप समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मींस द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स takes place due to the presence of electrons in their valence shells. Okay, let us take an example of simple example of hydrogen molecule. आप जानते हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, H2 होता है। H2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसमें कौन कौन कंबाइन किया है, इसे कंबाइन किया है किसने, H और H, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स ने कंबाइन किया और उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया H2 मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जरा इस थ्योरी के हिसाब से इसको समझो। ये आपका हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस है, एक हाइड्रोजन का एटम है। मान लो इस एटम का नाम हमने रखा Ha, विजिबल है आपको Ha, ठीक है। और जो दूसरा, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा साफ से दिखाई पड़े। ये पहला एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। इस एटम का हमने नाम दिया Ha, ओके। इस पर्टिकुलर Ha जो एटम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका हमने नाम दिया Ea, ओके। जो दूसरा एटम है इसको हमने नाम दिया Hb, ये इसका न्यूक्लियाई है, ओके। सीधा ही बनाते हैं। ये Hb है, ये इसका न्यूक्लियाई है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है Eb, ठीक है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साइज में मत पढ़ना, आप ये समझ जाओ कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही जब तक ये दूर दूर है, ठीक है, जब तक ये दूर दूर है, ये हाइड्रोजन एटम दूर है इस वाले हाइड्रोजन एटम से, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन इंटरेक्शन कब होता है? इंटरेक्शन तभी होता है जब कोई दो अलग अलग बॉडीज क्या हो, करीब आए, when they come closer to each other then the interaction begins। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या होता है भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है आप जानते होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नेगेटिव एंटिटी होता ही है, आप जानते हैं इस चीज को। और एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऑलराइट। अब जैसे ही दोनों करीब आएंगे, आप देखो समझो क्या होता है। जैसे दोनों करीब आएंगे, इन दोनों एटम्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। कैसा इंटरेक्शन होगा? दो तरह के फोर्सेस डेवलप होंगे। कौन कौन से फोर्सेस डेवलप होंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे और रिपल्सिव फोर्सेस भी डेवलप होंगे। अब आप खुद सोचो कि जब दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से डेवलप होंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दो अलग अलग एटम्स की बात कर रहा हूं। ये इन दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये न्यू फोर्स है, ठीक है। ये भी एक फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अपना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही खींचेगा। ये भी एक ओल्ड फोर्स है ना, ये भी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि एक ही एटम के दोनों हिस्से है ना। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। ये तो अपने नेचुरल फोर्सेस हैं, ये ओल्ड फोर्सेस हैं। न्यू फोर्सेस जो डेवलप हो रहे हैं कौन कौन से हैं? जो मैं डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये न्यू फोर्सेस हैं। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है? न्यू फोर्स डेवलप हुआ है। किसके किसके बीच में? Ea और Hb के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुआ है। तो कौन सा है? वही पहला Ea एंड Hb, राइट। दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा डेवलप होगा? Eb एंड Ha, मतलब जो हाइड्रोजन B एटम है उसका इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक और न्यू फोर्स डेवलप हो जाएगा, ऑलराइट। Eb will be attracted by Ha, तो another attractive force will be developed। कौन सा भाई? Eb and Ha। और कोई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स को डेवलप हो रहा है? नहीं, ये ओल्ड फोर्सेस है, सॉरी, ये दोनों न्यू फोर्सेस हैं। और ओल्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? जो आपको मैंने पहले ही बता दिया,
कि EA और HA और चौथा वाला EB एंड HB। ये आपके नेट ये टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो मैंने बोर्ड में लिखे हैं। होपफुली आपको दिख रहा होगा साहब, नहीं दिख रहा हो तो जो मैंने बोला है उससे अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने क्या कहा। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो पहले दो लिखे हैं, ये दोनों न्यू फोर्सेस डेवलप हुए हैं दोनों के पास आने की वजह से, और ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, ये ओल्ड फोर्सेस है जो पहले से ही एटम में मौजूद थे। ऑलराइट, और कोई अट्रैक्टिव फोर्स आपको दिख रहा है इसमें? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब जरा पता लगाते हैं रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन से हैं। रिपल्सिव फोर्स कौन सा होता है? जब लाइक चार्जेस करीब आते हैं एक दूसरे के तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस करीब आए थे तो अट्रैक्शन हुआ था। आप ये बहुत बचपन से जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये लाइक चार्जेस रिपल्सिव फोर्स अगर हमें पढ़ना है तो हमें लाइक चार्जेस को देखना पड़ेगा। लाइक चार्जेस कौन कौन से हैं? आप ये देखो, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम A एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम B, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। मतलब कहने का ये है इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होगा जो एक दूसरे से दूर ढकेलेगा एक दूसरे को। ठीक है, और कोई रिपल्सिव फोर्स आपको दिख रहा है इसमें? मुझे दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम A है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम B को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। ठीक है, मतलब EA एंड EB। इसके अलावा और कोई रिपल्सिव फोर्स आपको दिख रहा है? कोई दिख रहा है? कोई भी दूसरा रिपल्सिव फोर्स नहीं दिख रहा है। तो अब आपको ये बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो बनता क्यों है। वो इसलिए बन रहा है भाई क्योंकि जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, यहां पे लिख देता हूं साफ साफ, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं ये रिपल्सिव फोर्सेस से इनका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है। तो जब कभी भी एटम्स अप्रोच करें एक दूसरे की तरफ और उनमें इंटरैक्शन डेवलप होने लगे, कौन कौन सा इंटरैक्शन? अट्रैक्टिव इंटरैक्शन एंड रिपल्सिव इंटरैक्शन। और इन इंटरैक्शंस के डेवलप होने के बाद अगर अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस, अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो तो क्या होगा? उनका पास आना होता रहेगा और पास आना होगा। They will come closer to each other। और जैसे ही करीब आएंगे क्या होगा भाई? जिन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन है और जिन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल क्या करेंगे? ये ओवरलैप करेंगे। मतलब क्या होगा? अगर ये ऑर्बिटल S है और ये एक ऑर्बिटल है तो ये दोनों ऑर्बिटल में क्या हो गया भाई? ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में था, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में था, दोनों में क्या हो गया? दोनों में हो गया ओवरलैप। और ओवरलैप होने की वजह से क्या हो गया भाई? बॉन्ड बन गया। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स में होते हैं उन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग की वजह से होता है। ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये बताती है कि whenever a bond is formed, it is formed because the approaching atoms have greater attractive interactions than the repulsive interactions, and due to greater attractive interactions the valence orbitals means the electrons, the valence electrons जिन orbitals में मौजूद हैं those orbitals get overlapped to each other। और इनमें जब ओवरलैपिंग होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। ये देखो, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब इनकी ऑर्बिटल्स थी, जब ये ओवरलैप हो गई तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया भाई? एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में ओवरलैप हो गए और ओवरलैप होते ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो जो दो अलग अलग एटम्स थे वो दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए और उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, बार बार देखिए, बुक से पढ़िए,
बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बस आपके दिमाग में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अगर वो ज्यादा होंगे रिपल्सिव फोर्सेस से तो एटम्स करीब आएंगे, एटम्स करीब आएंगे तो एटम्स में मौजूद जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी और उनमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स अगर सिंगल सिंगल है तो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग जैसे करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जो ये हमें ये समझाता है कि जो लुईस स्ट्रक्चर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक इसका फ्री है किसका फ्री है, दोनों में क्या होगा, शेयरिंग हो गई। ये इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है भाई, इलेक्ट्रॉन था एक फ्री था शेयर हो गया बॉन्ड बन गया, ये इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड बनने का कारण क्या है, वैलेंस ऑर्बिटल्स है। वैलेंस ऑर्बिटल्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी एटम से करीब आने के बाद में, और ओवरलैप करने के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो एटम अलग अलग थे वो कंबाइन करके क्या बना देंगे, वो मॉलिक्यूल बना देंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताना क्या चाहती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसा एक डायग्राम आपके ग्रुप में बना हुआ है, आप चाहें तो उसको बना के वहां से भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द वीडियो विद अनदर मॉलिक्यूल विद एन एग्जांपल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को एक और मॉलिक्यूल के बनने या ना बनने को लेकर समझते हैं। एक एटम होता है, हम जानते हैं हीलियम के बारे में, हमको पता है ना। हीलियम जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन था, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2, और ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप इस चीज को जानते हो कि H2 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे, if somebody asks you this question that explain whether the molecule He2 exists or not, तो आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। आप समझो क्या मैं कहना चाहता हूं। एक हीलियम का एटम है ये, ठीक है, मान लेते हैं ये हीलियम एटम A है, ठीक है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम सभी को पता है, एटॉमिक नंबर 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 2। और लेट अस से ये हीलियम एटम A है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन A, ओके। इलेक्ट्रॉन A1 बोलेंगे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन A1 ये हो गया। और हीलियम का एक और इलेक्ट्रॉन होता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन B है, इलेक्ट्रॉन B, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन A2, ठीक है, क्योंकि हीलियम एटम A है इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन A होंगे। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2। बगल में इसके एक और एटम आता है हीलियम का ही, ऑलराइट, ये इसका न्यूक्लियस है। मान लेते हैं ये हीलियम एटम है B, इसका ये इलेक्ट्रॉन है Eb1, ओके, और ये इसका एक और इलेक्ट्रॉन है Eb2, ओके। और जैसे ही ये दोनों हीलियम के एटम्स करीब आना शुरू करते हैं, आप देखो समझो इस चीज को, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है ये। जैसे ही करीब आने लगते हैं वैसे ही इनमें क्या डेवलप होने लगता है, इंटरैक्शन डेवलप होने लगता है ना। और इंटरैक्शन कितने प्रकार का डेवलप होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन एंड रिपल्सिव इंटरैक्शन, ओके। अब देखो, अब खुद सोचो जब ये करीब आएंगे तो अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा। एक तो नेचुरल अट्रैक्शन है, ओल्ड फोर्स जो था Ea1 will get attracted to Hea, Ea2 will get attracted to Hea, similarly Eb1 will get attracted to Heb, and Eb2 will get attracted to Heb। ये नेचुरल फोर्सेस हैं, ओल्ड फोर्सेस हैं, जो एटम में नेचुरली होता है। अपना ही न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को नेचुरली अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन जैसे ही ये एटम्स
करीब आने लगेंगे, कुछ न्यू फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, है ना। तो अट्रैक्टिव में पहले हम ओल्ड लिख देते हैं। ओल्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? EA1 एंड HEA, EA2 एंड HEA, ओके। और कौन कौन से हैं? EB1 एंड HEB, EB2 एंड HEB। ये आपके ओल्ड फोर्सेस में अट्रैक्शन है। कोई नया फोर्स अट्रैक्शन का डेवलप हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए कौन? ये जो EA1 है इसको HEB अट्रैक्ट करेगा। जो न्यू फोर्सेस है उनको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूं। मतलब जो A एटम था हीलियम का, उसके इलेक्ट्रॉन को B, हीलियम की जो B एटम है वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। कुछ ऐसा ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है। ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन को भी, इस इलेक्ट्रॉन को भी पड़ोसी HEB जो B एटम है हीलियम का वो अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ ऐसा ही B एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। इसके भी इलेक्ट्रॉन्स को HEA वाला जो एटम है उसके न्यूक्लियस अपनी तरफ, उसका न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और कुछ ऐसा ही इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है। B एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी इलेक्ट्रॉन HEA के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो क्या लिखेंगे न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस? ये क्या थे? ओल्ड थे। न्यू फोर्सेस में क्या लिखेंगे? न्यू फोर्सेस में कौन कौन से आ रहे हैं भाई? EA1 एंड HEB, EA2 एंड HEB, फिर EB1 एंड HEA, EB2 एंड HEA, ठीक है। ये चार आपके ओल्ड फोर्सेस अट्रैक्शन के, ये चार नए अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुए, ठीक है भाई। अब जरा हम रिपल्सिव फोर्सेस को यहां लिखेंगे। आप रिपल्सिव फोर्सेस को समझने की कोशिश कीजिए, कितने सारे हैं, कौन कौन से हैं। देखो कौन कौन रिपल करेगा किसको किसको। जैसे ही ये पास आना शुरू करेंगे वैसे क्या होगा? इस वाले एटम का ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? क्या करेगा भाई? ये इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा, राइट। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होगा। ये इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा। ये न्यूक्लियाई भी एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। ये न्यूक्लियाई भी एक दूसरे को, ये इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा, ठीक। कुछ नेचुरल रिपल्शंस भी हैं हीलियम में। मतलब जो हीलियम एटम A है इसके जो अपने दो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये तो नेचुरल रिपल्शन है। ये देखो, ये इसको इधर रिपल करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा। सिमिलरली ये भी इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा, ठीक है। कितने सारे रिपल्सिव फोर्सेस हैं यार, बहुत सारे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ढेर सारे रिपल्सिव फोर्सेस। आप देखो ध्यान से, कुछ ओल्ड फोर्सेस देख लेते हैं पहले। कौन कौन से रिपल्शंस हैं ओल्ड वाले? ओल्ड मतलब नेचुरल, अपने आप जब अकेला एटम रहेगा तो भी रिपल्शन होगा। किसके किसके बीच में? EA1 और EA2 में, EA1 एंड EA2। और ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा है? EB1 एंड EB2, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कोई रिपल्शन है ओल्ड? नहीं। न्यू रिपल्शन देखते हैं, न्यू रिपल्शंस, ठीक है। पहला कौन कौन सा रिपल्शन डेवलप हुआ है? EA1 EB1, EA1 एंड EB1। फिर दूसरा EA2 एंड EB2। और कोई? HEA एंड HEB। और कोई? EB1 HEA। हाँ जी, EB1 HEA। HEA एंड HEB बोलो क्या? EB1 HEA। EB1 HEA
ये तो अट्रैक्शन है, दिस इज अट्रैक्शन, these are attractive forces, we are talking about repulsive forces। एक और रिपल्सिव फोर्स होगा, कौन सा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, ये भी करीब आएगा, रिपल करेगा ना दूसरे को, मतलब this one will repel this electron towards this side and this one will repel this electron towards this side, मतलब ये भी एक नया रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम? एक और रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा, EA1 एंड EB2। अब आप ध्यान से देखो, और कोई रिपल्सिव फोर्स है क्या? देखो कितने सारे। जब ये हीलियम के एटम्स एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं, तो मैथमेटिकली या मैग्नीट्यूडली बात किया जाए अगर, तो जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस से बहुत ज्यादा होता है। और जब रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या पास आ पाएंगे एटम्स? नहीं आ पाएंगे ना। जैसे कोई दो चीजें पास आ रही हैं और उन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तब तो दोनों पास आएंगे, जैसा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमने देखा। लेकिन हीलियम की अगर बात करेंगे, तो हीलियम में क्या देखने को मिल रहा है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से मैग्नीट्यूड में कहीं ज्यादा है। तो जैसे ही वो करीब आने की कोशिश करेंगे, वैसे ही उनका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो दोनों को क्या करेगा, एक दूसरे को ढकेल के दूर भगा देगा। समझ में आ रही बात? तो वेरी सिंपल। जब आप इस तरह के पिक्चराइजेशन को ड्रॉ करोगे और इसको स्टडी करोगे और समझोगे, तो आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस गिने चुने नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेस देखो कितने सारे हैं, हर दिशा में रिपल्सिव फोर्स है। ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। ये देखो इधर, ये तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया और इसको लिखा भी नहीं स्टार्ट में। कौन सा? EA2 एंड EB1, EA2 एंड EB1। देखो इतने सारे रिपल्सिव फोर्सेस हर दिशा में रिपेल हो रहा है। अट्रैक्शन कहां हो रहा था? अट्रैक्शन तो बस इनमें और इनमें हो रहा था, और गिने चुने अट्रैक्टिव फोर्सेस थे जो मैंने आपको बना के दिखाए थे, समझाए भी डायग्राम में। जब आप इस डायग्राम को स्टडी करोगे, समझोगे, तो इट बिकम्स वेरी मच एविडेंट एंड क्लियर टू यू that the repulsive forces are much greater than the attractive forces, due to which as soon as the helium atoms come closer together, उनकी ऑर्बिटल्स इतना पास आ ही नहीं पाती हैं कि उनमें क्या हो जाए, ओवरलैप। और जब ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करने के लिए पास नहीं आएंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो पाएगी क्या? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के लिए क्या जरूरी होता है? ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने के लिए एटम्स को करीब आना चाहिए, और जैसे ही वो करीब आने की कोशिश करेंगे, वैसे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस उनको दूर भगाएंगे। सो इट इज वेरी इजी एंड वेरी क्लियर। आई होप अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि H2 मॉलिक्यूल इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जब H एटम्स करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है, और इसीलिए H एटम्स करीब आ सकते हैं, और आते हैं तो ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है, और ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। यही चीज जब हीलियम के केस में हम देखते हैं, तो हीलियम एटम्स जब करीब आते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीलियम के एटम्स कभी भी बहुत करीब नहीं आ पाते। और जब वो करीब ही नहीं आ पाएंगे, तो क्या उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं या वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या उनमें ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो पाएगी? जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ही नहीं हो पाएगी, तो क्या बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और जब बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, तो क्या He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? कोई चांस नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता है He2 मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने का। Because according to valence bond theory, as soon as the helium atoms come closer together, the repulsive forces push them apart. Okay, so I believe this concept is made clear to you through this video. If you have any doubt, you can repeat the video and watch the video again. And you have to read your books. अपने नॉलेज को पुख्ता करने के लिए आपको NCERT किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। उसको पढ़े बिना ये सारी चीजें आप सुन के समझ के भूल भी सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी NCERT को भी स्टडी करें टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, चलिए, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।